हेलो बच्चों। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपके कार्बनिक यौगिकों की शोधन की विधियां। देखिए, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं वो है आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है आपके सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का ही एक पार्ट है। तो उसके बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई मेन की, जेई एडवांस की, नीट की या फिर बोर्ड एग्जाम की, और आपको एनसीईआरटी की सहायता से ये चैप्टर पूरा की पूरा विद द लाइन टू लाइन एक एक लाइन पढ़नी हो, तो आप एकदम सही जगह पर आए इस वीडियो के कंप्लीट होने तक। हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इस चैप्टर के पूरे टॉपिक को पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिकों का शोधन प्यूरिफिकेशन आवश्यक होता है। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपका मेटलर्जी चैप्टर होता है तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि खनिजों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का शोधन भी किया जाता है। शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव यौगिक की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। शोधन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। एक होता है आपके ऊर्ध्वपातन, जिसको बोला जाता है आपके सब्लिमेशन। सेकंड होता है क्रिस्टलन, जिसको बोला जाता है आपके क्रिस्टलेशन। सेकंड थर्ड आता है आपके आशवन, आशवन को बोला जाता है डिस्टिलेशन। चौथा आता है जिसको बोला जाता है विभेदी निष्कर्षण, इंग्लिश में इसका नाम है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस। और पांचवा होता है वर्णलेखन, जिसको आप बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इंग्लिश नेम भी इसका क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में भी इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो देखिए आगे क्या कहा गया है आपको। देखिए क्रोमेटोग्राफी इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे आपको बोला है कि अंततः यौगिकों का गलनांक अथवा क्वथनांक ज्ञात करके उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। अधिकांश शुद्ध यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक सुस्पष्ट अर्थात तीक्ष्ण होता है। शुद्धता की जांच नवीन विधियां विभिन्न प्रकार के वर्णलेखन तथा स्पेक्ट्रोमेकी तकनीकों पर आधारित है। तो किस प्रकार से शुद्धता जांच की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या मोटी मोटी रूपरेखा बनाई जा रही है, किस प्रकार से उनका शुद्धिकरण किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का। तो सबसे पहली शुद्धिकरण की विधि है वो आपके ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोला जाता है सब्लिमेशन। तो क्या होता है, देखिए आपने पूर्व में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म किया जाता है ना, तो वो सीधे ठोस अवस्था से गैस में जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को बोला जाता है ऊर्ध्वपातित योग्य पदार्थ। तो यही होता है। आपने पूर्व में सीखा है कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिकों का दूसरे विशुद्ध यौगिकों जो कि ऊर्ध्वपातनीय नहीं होते हैं उनसे पृथक करने में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि वह क्रिस्टलन। क्रिस्टलन के बारे में क्या होता है, देखिए ये ठोस कार्बनिक यौगिकों के शोधन की प्रयुक्त विधि है। यह विधि कार्बनिक यौगिकों तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित होती है। देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है कि इनकी विलेयताओं में अंतर पर आधारित होती है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घुलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर क्या होता है, अल्प विलेय होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त सैचुरेट हो जाए। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्संदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्संद मात्र द्रव में मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में इन विलायकों की मिश्रण करके किया जाता है। सक्रियत कास्ट कोयले यानी कि आर्केटेड चारकोल की सहायता से रंगीन अशुद्धियां निकाल ली जाती हैं। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आशमन। आशमन क्या होता है, देखिए आशमन ये महत्वपूर्ण यानी कि इस महत्वपूर्ण विधि की सहायता से वाष्पशील वॉलेटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से या फिर ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतरों को पृथक कर सकते हैं। भिन्न क्वथनांकों वाले द्रव भिन्न भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में दो अलग अलग द्रव है, एक होता है 200 डिग्री पर वाष्पित, एक होता है 250 डिग्री पर। मैं क्या करूंगा, दोनों को मिला दूंगा, मिला करके गर्म करूंगा। गर्म करने पर जैसे ही मैं 200 डिग्री पर पहुंचूंगा तो सबसे पहले 200 वाला वाष्पित हो जाएगा, 250 वाला बचा रह जाएगा। तो यही होता है। वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जिसका क्वथनांक दे रखा है 334 केल्विन, और एनिलीन जिसका क्वथनांक दे रखा है 457 केल्विन को आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। आप कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें क्या करूंगा, मैं क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों को ले लूंगा, गर्म करूंगा। गर्म करने पर जिसका क्वथनांक कम होगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वो इसमें बचा रह जाएगा। तो दोनों की दोनों अलग हो जाएंगे हमारे पास में। इसको बोला जाता है साधारण आशवन की विधि। पदार्थ की वाष्प को संघनित कर द्रव के स्वयंकार फ्लास्क में एकत्र कर लिया जाता है। यहाँ पर उसको एकत्रित कर लेते हैं।
चित्र 12.5 आपको बताया जा रहा है। तो द्रव मिश्रण को गोल फेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है। वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। उच्च क्वथनांक वाले घटक को वाष्प बाद में बनती है और इनमें संघनन से प्राप्त द्रव को एक दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रभाजी आसमन। देखिए आसमन के बाद क्या होता है, प्रभाजी आसमन। अब ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में केवल मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है ना, उनके लिए प्रभाजी आसमन काम में लिया जाता है। या फिर ऐसे द्रव जिनके जो क्वथनांक पर पहुंचने से पहले क्या हो जाता है जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, मूल पदार्थ क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो देखिए आपको बोला है कि दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में उन्हें साधारण आसमन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसे द्रवों के वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसमन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में गोल फैंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कॉलम्स में से द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रभावित करते हैं। तो पृष्ठ 258 पर इसका चित्र दे रखा है। आपको बोला है कि उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है। इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाली वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती जाती है और प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयवी रह जाते हैं और विभिन्न डिजाइन एवं आकार के प्रभाजी कॉलम चित्र 12.7 और पृष्ठ 258 में दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखे। क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेम प्रोसेस पहले वाली, केवल यहाँ पर एक नई नली लगा दी जाती है जिसको बोला जाता है प्रभाजी नली। ये वाली देखिए इसमें कुछ इस प्रकार के भरे रहते हैं। तो क्या होगा, जो अधिक वाष्प होगी यहाँ से उठेगी, उठ करके चलेगी, चलने के बाद यहाँ तक आते आते मेन जो वाष्प रहती है वही बचती है, पर ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर के क्या होता है, जल निकास आती है, उसके बाद में संघनित्र में इकट्ठी होकर के यहाँ पर ये इकट्ठी हो जाती है आश्रित द्रव के अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रभाजी कॉलम पाए जाते हैं। एक आता है आपके साधारण संकुलित कॉलम आ जाता है, एक आता है आपके बुदबुद प्लेट कॉलम आ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कुछ इस प्रकार से दिखाए गए थे कि प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरते द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ यानी कि सरफेस उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कॉलम में संघनित्र द्रव ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। इस तरह की क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्नतर क्वथनांक वाले अवयव के शुद्ध वाष्प कॉलम के शीर्ष पर पहुंचते हैं। संघनित्र में संघनित होकर ये शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र कर ली जाती है। क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत आसवन फ्लास्क के शेष द्रव में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। आगे बोला है आपको कि प्रत्येक क्रमिक संघनन तथा वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट यानी कि थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर उपयोग के लिए सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम में लिया जाता है ये बताया जा रहा है। प्रभाजी आसवन की एक तकनीक का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने में किया जाता है। देखिए ये वाली लाइन आपके एक बार जेईई मेन में आ चुकी है, सेम यहाँ से लाइन आई थी कि पेट्रोलियम उद्योग में कौन सी विधि काम में ली जाती है, इनके जो अवयव होते हैं उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन। जेईई मेन 19 के 2019 में आई थी और एक बार ये नीट में भी आ चुकी है। देखिए आगे आगे आपके पास है कि निम्न दाब पर आसवन। देखिए ये विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके क्या किया जाता है, उनके क्वथनांक से कम ताप पर उबाला जाता है। कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है और साबुन उद्योग में युक्त शेष लाई से ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए एक बार ये लाइन आई थी आपके जो जेईई एडवांस का एग्जाम होता है उसमें आई थी सत्य सत्य वाले पैटर्न में। तो आप इस लाइन को आप याद कर लेंगे कि साबुन उद्योग से जो लाई होती है उसको पृथक करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, कम दाब पर आसवन। तो इसका जो चित्र दे रखा है कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके एक पंप होता है, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसका जो वाष्प दाब होता है उसको कम कर दिया जाता है, उसके बाद में इसको गर्म किया जाता है। बाकी की पूरी विधि सेम होती है। ये रहा आपके निर्वात पंप। देखिए ये रहा आपके निर्वात पंप और यहाँ पर आपको आश्रित तरल प्राप्त हो जाता है। जो पहले वाली विधियां थी उसी की तरह ये विधि होती है। अब हम पढ़ेंगे भाप आसवन क्या होता है। देखिए ये तकनीक उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। आपको बुलाएं कि भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हुए इसमें भाप प्रवाहित की जाती है। भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित होकर एकत्र कर लिया जाता है। तत्पश्चात द्रव तथा जल को पृथक कारिकी द्वारा पृथक कर लेते हैं। भाप आसवन में कार्बनिक द्रव P1 तथा जल P2 को के वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब P के समान होने पर द्रव उबलता है।
अर्थात P बराबर आ जाता है आपके P1 प्लस P2। चूंकि P1 का मान P से कम में आता है, द्रव अपने क्वथनांक की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। आपको बोला है कि इस प्रकार जल तथा उसमें अम्लीय पदार्थ का मिश्रण 373 केल्विन के पास उससे निम्न ताप पर ही उबल जाता है। और बोला है कि प्राप्त होने वाला पदार्थ तथा जल के मिश्रण को पृथक कार्यकीप की सहायता से अलग कर लेते हैं एनिलीन की इस विधि की सहायता से। देखिए ये लाइन भी आपके यहाँ पर आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर जो लाइन बता रहा हूँ जो पुराने पहले पेपरों में आ चुकी है, आप उनको एक बार पढ़ लेंगे, वो वापस से आपके एग्जाम में आ सकती हैं। बोला गया कि एनिलीन को इस विधि की सहायता से एनिलीन जल के मिश्रण से पृथक किया जाता है। ये लाइन आपकी जेईई मेन में आ चुकी है, एक बार क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। देखिए इसके बाद जो हमारी अगली विधि है वो है आपके विभेदी निष्कर्षण। अब विभेदी निष्कर्षण क्या होता है देखिए, तो विभेदी निष्कर्षण में बोला जा रहा है कि इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलाय मिश्रणीय होनी चाहिए, आपको ये भी बताया जा रहा है। ताकि वो क्या करें, दो परत बना सकें जिन्हें पृथक कार्यकीप द्वारा पृथक किया जा सके। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसमन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त किया कर लिया जाता है। विभेदी निष्कर्षण एक पृथक कार्यकीप में किया जाता है, जैसा कि चित्र 12.10 में पृष्ठ 360 में दिखाया गया है। कैसे होता है आप एक बार देख लेंगे। अब विभेदी निष्कर्षण कैसे होता है देखिए, ये तो था आपके क्या था, ये वाली विधि थी भाप आसवन। भाप आसवन में क्या किया जाता है कुछ इस प्रकार से, एक तरफ क्या किया जाता है पानी की भाप की सहायता से अलग किया जाता है। अब ये होता है विभेदी निष्कर्षण, दोनों क्या है अलग अलग परत बना लेंगे। एक परत तो ये रही आपकी और एक ये रही। अब क्या किया जाता है, नीचे एक जो कीप लगी होती है, क्या करेंगे आप इसको नल को चालू कर देंगे। चालू करने पर क्या हो जाएगा, ये नीला वाला द्रव अलग हो जाएगा और ऊपर वाला बचा रह जाएगा। तो ये होता है। हाँ तो यहाँ पर आपको ये दे रखा था देखिए कि पृथक कार्यकीप में किया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलेयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इस दशा में एक परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे हम सतत निष्कर्षण, जिसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। इस तकनीक से उसी विलायक का उपयोग बार बार होता है। नेक्स्ट विधि है वो है आपके वर्ण लेखन, जिसको आप क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका हिंदी में भी नाम क्रोमेटोग्राफी है, कभी कभी इसको वर्ण लेखन भी कहा जाता है। वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिक की शुद्धता की जांच करने रूप से किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफ शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ होता है रंग। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था, जिसको आप बोलते हैं स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित कर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था यानी कि मोबाइल फेज कहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो हैं, एक है आपके अधिशोषण वर्ण लेखन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है वितरण वर्ण लेखन जिसको बोला जाता है पार्शियन क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे अधिशोषण वर्ण लेखन में क्या होता है, यह सिद्धांत पर आधारित होता है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक विभिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। साधारण तौर पर आप देखेंगे एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्थिर प्रावस्था यानी कि अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। आपको बोला है कि निम्नलिखित दो प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विविध अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। एक आती है आपके कॉलम वर्ण लेखन जिसको आप बोलते हैं स्तंभ वर्ण लेखन या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है पतली परत वर्ण लेखन जिसको आप बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम वर्ण लेखन क्या होता है देखिए, आपको बोला गया कि इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक स्थिर प्रावस्था में भरा जाता है और नली के निचले सिरे पर रोदनी लगी रहती है। चित्र 12.11 में आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये रही। आगे आपको बोला गया है कि यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। तत्पश्चात एक उपयुक्त निक्षालक जो द्रव या द्रवों का मिश्रण होता है को कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है और विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। अधिक अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशेष रह जाते हैं जबकि अन्य यौगिक कॉलम में विभिन्न दूरियों तक नीचे आ जाते हैं। ये आपके चित्र 12.11 में ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी किसी मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विभिन्न विधियां। देखिए ये कांच की रुई होती है, यदि शोषक की स्थिर प्रावस्था होती है, ये यौगिकों का मिश्रण होता है K+K+K और ये होता है विलायक। आप क्या करेंगे, इसको चालू कर देंगे, यहाँ पर K+K+K, आप देखेंगे K यहाँ आ गया, K यहाँ आ गया, K यहाँ पर आ गया, फिर इनको अलग अलग करके हम अलग कर लेंगे। आगे बोला है कि पतली परत वर्णलेखन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको आप बोलते हैं टीएलसी शॉर्ट में। एक अन्य प्रकार का अधिशोषण वर्णलेखन है जिसमें एक अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। इस तकनीक में कांच की उपयुक्त माप की प्लेट पर अधिशोषक यानी कि सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की पतली लगभग 0.2 एम की परत फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं। मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। प्लेट को अब कुछ ऊंचाई तक विलायक से भरे एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं, जिसे चित्र 12.12 के निक्षालक जैसे कि प्लेट पर आगे बढ़ता है। वैसे वैसे क्या होता है, मिश्रण के अवयव भी निक्षालक के साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं, परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति भिन्न होती है, इस कारण से पृथक हो जाते हैं। और आपको बोला है कि विभिन्न यौगिकों की सापेक्ष अधिशोषण को मंदक गुणांक, जिसको आप बोलते हैं रिट्रेडेशन फैक्टर, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, आपके नीट में आ चुका है और जेईई मेन में यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कई बार। अर्थात आरएफ द्वारा मान प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये डाटा दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है आरएफ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है कि आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी, इसको बोला जाता है एक्स, या फिर आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी वाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है आरएफ। इसको बोला जाता है आपके मंदन गुणांक। देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखी है किस प्रकार से होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। ये एक जार होता है, एक अधिशोषक होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक डॉट बिंदु लगा दिया जाता है, प्रतिदर्शी या डॉट बिंदु। और यहाँ पर एक ब्लैक होता है, फिर देखा जाता है वो कितना ऊपर चढ़ता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ये ऊपर चढ़ता है। अभी जो ऊपर की ऊंचाई है ना, इसको बोला जाता है बाय, और यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है इसको बोला जाता है एक्स। तो आप क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है एक्स अपन वाई का, वही आता है आपके मंदन गुणांक। तो जो बाद में कुछ इस प्रकार का विकसित क्रोमेटोग्राफ बन जाता है और शुरू में ऐसा होता है। तो आप आशा करता हूं कि आप इसको तो समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है, यहाँ पर ब्लैक को डाला जाता है, उसके बाद में इस प्रकार का ये निकल के आता है और उसके आधार पर हम एक्स और वाई का मान के आधार पर मंदक गुणांक निकाल लेते हैं। आगे बोला है कि रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है, परंतु रंगहीन एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रतिदीप्त यानी कि फ्लोरेंस होने वाली यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर देखा जा सकता है। जो नहीं दिखते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, उस पर प्रकाश को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, यूवी प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट रेज को। एक अन्य तकनीक में जार में कुछ आयोडीन के क्रिस्टल रखकर भी रंगीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। जो यौगिक आयोडीन अवशोषित करते हैं उनके बिंदु भूरे दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को प्लेट पर छिड़क कर भी बिंदुओं को देखा जाता है, जैसे अमीनो अम्लों के बिंदुओं को प्लेट पर निम्न हाइड्रोजन विलयन छिड़क कर देखते हैं। वितरण क्रोमेटोग्राफी होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखिए वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्यम मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्ण लेखन यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का कागज यहाँ पर काम में लिया जाता है। आपको बोला है कि क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी स्ट्रिप के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। चित्र 12.13 जो हम देख चुके हैं पृष्ठ 362 पर, चित्र 12.13 पृष्ठ 362 कुछ इस प्रकार से बिंदु लगा करके उसको क्या कर दिया था, लटका दिया जाता है। ये होता है विलायक, ये प्रतिदर्श बिंदु, ये जार, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर और ये कार्डबोर्ड इससे ढांक दिया जाता है। यहाँ पर एक रेखा होती है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। फिर बाद में क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार की जो आपके बाद में इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। केसी का क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण भी अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राम क्या होता है आप देख सकते हैं, जो पट्टी विकसित होती है इसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राम। आगे बोला है कि पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो आप पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या फिर उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़ककर हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो उनका शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद आता है कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। देखिए ये आपके है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके कई बार काम आता है, आपको लैब में भी ये काम आता है और यहाँ से कई बार प्रश्न आते रहे हैं। तो एक बार हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है,
देखिए आपको बोलना है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं, मतलब उपस्थित हो सकते हैं। तो हमको कैसे पता लगाना है कि कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें कौन-कौन से जो आपके तत्व हैं वो उपस्थित हैं? तो उसको पता लगाने के लिए काम में ली जाने वाली जो विधि होती है वो होती है आपके गुणात्मक विश्लेषण। तो देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान, मान लीजिए मेरे पास में एक कार्बनिक यौगिक है। अब मुझे केवल ये बोला गया है कि इसके अंदर कार्बनिक यौगिक है, फिर आपको ये पता लगाना है, एक मान लीजिए मेरे पास टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नहीं है कि इस कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, क्या-क्या है? आप मुझे पता लगा के बताओ। तो अब हम पता लगाने के लिए सबसे पहली विधि है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान कैसे की जाती है। देखिए इसके लिए यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। अब यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हम ये पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तथा जल जो क्या होता है, निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, जो कॉपर और कार्बन को गर्म किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ में, तो ये बना देगा 2 कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये वाली अभिक्रिया काम आती है। अब हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाएगा, तो ये बना लेगी कॉपर और साथ में जल। और जो जल क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट का जो श्वेत विलयन होता है, मतलब रंगहीन होता है, उसको क्या कर देता है, रंग बना देता है उसका, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 नीला कर देता है। इन अभिक्रियाओं को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो बेसिकली क्या किया इन्होंने, देखिए ये किया कि जो कार्बन को बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को बना दिया जल। और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हम जानते हैं कैसे की जाती है, जल की भी जानते हैं कैसे की जाती है। अन्य तत्वों की पहचान, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेंस से परीक्षण, जिसको बोलते हैं आप लेसाने टेस्ट या फिर लेंस से टेस्ट, हम इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेंस से, लेसाने, उसके द्वारा की जाती है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व सहज संयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि जो ये तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सहसंयोजी रूप से आयनिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके बना लेंगे सोडियम साइनाइड NaCN, तो ये क्या हो जाएंगे, आयनिक बन जाएगा। सोडियम और सल्फर मिलकर के बना लेंगे सोडियम सल्फाइड, या फिर सोडियम और हैलोजन मिलकर के बना लेंगे सोडियम हैलाइड। हाँ, आगे बोला है कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्व हैं। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में क्या हो जाता है, जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को आप सोडियम संगलन निष्कर्ष, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अब नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे होगा, मान लीजिए हमने सोडियम संगलन निष्कर्ष तो बना लिया। अब सोडियम संगलन निष्कर्ष को आयरन सेकंड सल्फेट के साथ उबालकर विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको प्रेशियन ब्लू रंग का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। और सोडियम साइनाइड आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड बनाता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन सेकंड आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ये सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट, या जिसको आप बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड बनाता है, जिसका रंग प्रेशियन ब्लू होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। साइनाइड है मेरे पास में, वो आयरन के साथ में रिएक्शन करता है, ये बनाएगा FeCN का ऑल 6 और माइनस। फिर क्या करता है, ये आयरन 3 के साथ में रिएक्शन करता है और उसके साथ में बना देता है ये प्रेशियन ब्लू, जिसको आप बोलते हैं Fe4 FeCN का ऑल 6 3। और इन सारी की सारी रिएक्शंस को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आपके सल्फर का परीक्षण। सल्फर का परीक्षण कैसे किया जाता है, देखिए सोडियम संगलन निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर लेड एसीटेट मिलाने पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बने तो सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि होती है। मान लीजिए सल्फर होता है, सल्फर क्या करता है, लेड के साथ में रिएक्शन करके बना देता है लेड सल्फाइड काला। अगर आपको क्या काला रंग प्राप्त हो जाए इसके साथ में, तो आप पता लगा लेंगे कि वहां पर सल्फर है। आगे बोला है कि सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। एक नहीं, यहाँ पर दो विधि तो आपको बता दी गई है पहले ही। हाँ, तो देखेंगे आप सल्फाइड है आपके यहाँ पर, मतलब सल्फर है, और आप देखेंगे FeCN कॉल 5 NO2 माइनस, ये बना देगा बैंगनी रंग। कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही जब उपस्थित हों और तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है, जो आयरन सेकंड सल्फेट के साथ गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न करता है। और मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रेशियन ब्लू रंग नहीं बनता। तो आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर मिलकर बना लेंगे NaCN, और ये क्या करता है, आयरन के साथ में रिएक्शन करता है और रक्त की भांति लाल रंग बना देता है।
आगे आपको बोला है कि यदि सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संकलन में लिया जाता है तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है। ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं। सामान्य परीक्षण में आप देखेंगे NaSCN प्लस ट्वाइस ऑफ Na ये मिलकर बना देंगे NaCN और साथ में सोडियम सल्फाइड। अब हम पढ़ेंगे हैलोजनों का परीक्षण। अब हैलोजनों का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्फ विलेय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति को तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन क्या होता है। आयोडीन होता है पीले रंग का, मतलब जो आपके AgI होता है। आप देखेंगे X प्लस Ag प्लस आएगा AgX, और इनके अलग अलग रंग होते हैं। AgCl का अलग होगा, AgBr का अलग होगा, AgI का अलग होगा। तो यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति होने की स्थिति में उपयुक्त परीक्षण के पूर्व सोडियम संकलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन हैलोजनों के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक काम की लाइन है। आगे बोला है कि फास्फोरस का परीक्षण कैसे किया जाता है। देखिए, फास्फोरस आपको बोला है कि ऑक्सीकारक सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फास्फोरस फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मोलिब्डेनेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनता है जो फास्फोरस की उपस्थिति को निश्चित करता है। तो आप देख सकते हैं फास्फोरस का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप Na3PO4 के साथ में नाइट्रिक अम्ल के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। फिर आप क्या करेंगे, H3PO4 को गर्म करेंगे अमोनियम मोलिब्डेनेट के साथ में और नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट और साथ में अमोनियम नाइट्रेट और साथ में जल प्राप्त होता है। आपको बोला। अब इसके बाद हम देखेंगे मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण में क्या होता है, कितनी मात्रा में कोई पदार्थ है। अभी तो हम ये पता लगा पा रहे थे गुणात्मक में कि कोई पदार्थ है या नहीं, और अगर हमारे पास कोई पदार्थ है तो उसकी कितनी मात्रा है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 16 ग्राम है, कितने परसेंट है वो, 2%, 5%। तो ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है मान लीजिए हमको कोई मिट्टी है, हाँ हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे भाई हमको खान लगानी है, हमको क्या करना है वहाँ से खनिज पदार्थ निकालने हैं। अब हमको पता लगाना है कि यहाँ पर सोना कितना है इस मिट्टी में। मान लीजिए मेरे पास 70% सोना है या फिर 40% सोडियम मिल रहा है वहाँ पे, या फिर मुझे लिथियम मिल रहा है आज के ज़माने में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में काम आता है। तो उस टाइम पे ये काम आता है मात्रात्मक विश्लेषण है कि कितने परसेंट मिट्टी के अंदर आपको लिथियम मिल रहा है। मान लीजिए मुझे 90% लिथियम मिल रहा है मिट्टी के अंदर, इसका मतलब है कि लिथियम के बहुत ही ज़्यादा रिच रिसोर्स हैं, तो वहाँ पर ये काम आ जाता है। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा रासायनिक कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। आप चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत से यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र की गणना की जाती है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित विधियों द्वारा किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज किस प्रकार से निकाली जाती है। देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों की ज्ञात मात्रा को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखिए, कार्बन बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देता है जल बना देता है। उत्पन्न जल की कैल्शियम क्लोराइड की यू नली में से प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, जल किससे अवशोषित हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड की नली में अवशोषित हो जाता है। इस श्रेणी से जुड़ी हुई नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड अवशोषित हो जाती है। चित्र 12.14 पृष्ठ 364 पर ऐसे दे रखा है। तो आपको बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि से क्रमशः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं ज्ञात हो जाती हैं। हाँ, इनसे कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता की गणना की जाती है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है। ऐसे क्या किया जाता है, कार्बनिक यौगिक को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या होता है, जो कार्बन होता है वो बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो जल होता है मतलब हाइड्रोजन बना लेती है जल। कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अवशोषित कर लिया जाता है, जल कैल्शियम क्लोराइड को अलग अवशोषित कर लिया जाता है, जो यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब वो क्या बता देती है, KOH के द्रव्यमान में वृद्धि बता देगी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली, कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में वृद्धि बता देगी कितनी आपको, यहाँ पर कितना जल मिला। फिर उनको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं उनकी सहायता से इसकी गणना की जाती है। तो ये रहे आपके गणना कैसे की जाएगी। यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और बनने वाले जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 ग्राम है, तो कार्बन की प्रतिशतता आ जाएगा डायरेक्ट 12 × m2 × 100 × 44/m।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे फॉर्मूले में मान रख देंगे तो आपको कार्बन का प्रतिशत निकल आएगा और हाइड्रोजन का प्रतिशत निकल आएगा। तो आप समझ पाए होंगे क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली ये किया जा रहा है कि जिनके द्रव्यमान में जितनी वृद्धि हो रही है ना, तो वही तो क्या हो जाएगा, वो CaCl2 के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा, जल KOH के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके हिसाब से आप इसको पता लगा लिया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल कि इतना कार्बनिक यौगिक है, उसके फलस्वरूप इतनी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, इतना जल मिला, तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सीधे फॉर्मूले में मान रखेंगे, मान रख करके सॉल्व करेंगे, आपको प्रतिशतता मिल गई। तो ये एक सिंपल सा सवाल है और इस पर क्या है आपके जेईई मेन में, नीट में और इससे पहले तक जेईई एडवांस में भर भर के प्रश्न आते रहे हैं। देखिए बोर्ड में कभी कभार इस पे प्रश्न आते रहे हैं, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएं। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, आप इसको जरूर सॉल्व करके जाएं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रोजन का आकलन कैसे किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियां, एक होती है आपके ड्यूमा विधि, ड्यूमा मेथड, और एक होता है कैल्डोल विधि की, कैल्डोल जिसको आप बोलते हैं जेल्डोल मेथड भी बोलते हैं। तो जेईई मेन 2020 में जो जेल्डोल विधि है, कैल्डोल विधि, इस पर से प्रश्न आया था, तो आप याद रखेंगे इस बात को। अब ड्यूमा की विधि क्या होती है, देखिए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रम से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या होता है देखिए। आपको बोलना है कि अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। तो कुछ मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी यहाँ पर बन जाते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, वापस से नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अवशोषित हो गई और नाइट्रोजन अंशा के नली, जिसको आप बोलते हैं ग्रेजुएटेड, ट्यूब के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है, जो चित्र 12.15 पेज 365 पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 12.15 365, ये रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है कुछ इस प्रकार की विधि होती है। यहाँ पर होता है कॉपर ऑक्साइड प्लस जाली, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बनिक यौगिक, ये होती है पूरी की पूरी भट्टी। यहाँ पर होता है स्थूल कॉपर ऑक्साइड अपचयित कॉपर जाली, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है ऐसे, और यहाँ पर मरकरी की शील लगी रहती है। कुछ इस प्रकार से नाइट्रोजन का पता लगाया जाता है और ये होता है नाइट्रोमीटर, जो नाइट्रोजन के बारे में बताता है। आपको बोला है ड्यूमा विधि के बारे में, कार्बनिक यौगिकों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। गैसों के मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है तथा नाइट्रोजन का आयतन माप लिया जाता है। तो उसके बाद हमको पता लग गया कि कितनी मात्रा में हमारे पास में नाइट्रोजन आ गई। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना है, m ग्राम, और एक नाइट्रोजन का आयतन आया B1 ml, और कक्ष का तापमान दे रखा है Tk। तो आप सभी लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, Pv बराबर nRT। उसकी सहायता से आप क्या कर लोगे, यहाँ पर मानक ताप तथा दाब STP पर नाइट्रोजन का आयतन आप निकाल लेंगे। B बराबर P1 इंटू 273/760, तो इसका मान क्या जाएगा, Bml आ जाएगा। P1 तथा B1 क्रम से नाइट्रोजन के दाब तथा आयतन है। आपको बोला है कि P1 दाब जिस पर नाइट्रोजन एकत्र की गई है वायुमंडलीय दाब से भिन्न है, तो P1 का मान इस संबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक संबंध लगा दिया जाता है, उससे क्या कर लोगे आप, नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। मान रखने से आपको सीधा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर पूरी की पूरी विधि को समझना एक बार, और उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूले में मान रख करके आप क्या कर लोगे, यहाँ पर पता लगा लोगे। और अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसमें दी हुई है, हम वहाँ पर आपके प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगली विधि आती है, वो आती है आपके कैल्डोल की विधि या फिर जेल्डोल, जिसको कुछ भी बोल दिया जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करने पर अमोनियम मुक्त होती है, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है। अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिक्रियत अम्ल की मात्रा प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपको आगे बोला है कि कार्बनिक यौगिक की यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, आपको मिलेगा अमोनियम सल्फेट, फिर उसको NaOH के साथ गर्म करेंगे, आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट, साथ में अमोनिया और साथ में जल। फिर उससे आपको मिलेगा अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फेट आ जाएगा। देखिए माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है, m मोलरता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया गया आयतन B ml,
और अपशिष्ट H2SO4 के अनुमापन हेतु प्रयुक्त तो m मोलरता के NaOH का आयतन आ जाएगा B1 ml, m मोलरता का B1 ml आ जाएगा NaOH इक्वल टू m मोलरता का B1/2 ml H2SO4। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दे रखी हैं और उसकी सहायता से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा नाइट्रोजन की प्रतिशतता का। आप इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, मान रखने के बाद में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशतता प्राप्त हो जाएगी। अब ये रही आपके कैल्डोल विधि की जो रूपरेखाएं कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कैल्डोल ट्रैप लगा होता है। संपादित करने के उपरांत कैल्डोल फ्लास्क की अंतर्वस्तु NaOH। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पूरे के पूरे जो चित्र है इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैल्डोल विधि नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है, जो NaOH द्वारा अभिकृत करने पर अमोनियम मुक्त करता है। इसे मानक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। तो आगे आपके सामने की नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा यह जो समूह और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन अर्थात पिरीडीन में कैल्डोल विधि लागू नहीं होती। तो यहीं से प्रश्न आया था जेईई मेन में। तो वहां पर क्या दे रखा था, आपको 4 यौगिक दे रखे थे, उनमें से बताना था कि निम्न में से कौन से में आप क्या होती है जो आपके कैल्डोल विधि है वो लागू नहीं होती। उसमें से एक एग्जांपल दे रखा था आपके, वो था ना, हाँ वो था आपके पिरीडीन था, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये यौगिक नाइट्रोजन को अमोनियम साइनेट में परिवर्तित, अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जेईई मेन में आया था। आशा करता हूँ कि इस बार आपकी नीट में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, अगर आप पढ़ रहे हो तो, ताकि आप इसको सोल्व कर पाएंगे और आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। यहाँ पर आपको एक सॉल्व एग्जांपल दे रखा है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, देखिए। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर नाइट्रोजन का पता लगा चुके थे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलोजन का पता किस प्रकार से लगाया जाता है। तो हैलोजन का पता लगाया जाता है कैरियस की विधि से। कैरियस की विधि क्या होती है, देखिए कार्बनिक यौगिकों की निश्चित मात्रा को कैरियस नली, जिसको बोले यहाँ पे कठोर कांच की नली में लेकर सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सदुम नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। चित्र 12.17 पृष्ठ 367 यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हैलोजन संगत सिल्वर हैलाइड GX में परिवर्तित हो जाता है। अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद तौल लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से एक नली होती है, देखिए करियस नली जिसको कहा जाता है। करियस विधि हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सदुम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसको गर्म किया जाता है, आप देख सकते हैं इस नली के अंदर सीलबंद नली का होती है। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन है कि मानक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम में, EGX का द्रव्यमान m1 ग्राम है। तो यहाँ पर इन कैलकुलेशंस में मान रख दिए जाते हैं। अब मान रखेंगे तो आप पाएंगे हैलोजन का प्रतिशत कुछ इस प्रकार से निकाल लिया जाता है और उसका द्रव्यमान ऐसे निकाल लिया जाता है। तो ये 2 सूत्र हैं, 2 सूत्रों में मान रखने से आपको जो आंसर है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, इनमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेनली बेसिकली विधि को समझना है। विधि को समझने के बाद में सूत्र याद करना है, फिर उसमें मान रखना है। तो मान रखने से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है सल्फर का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए स्कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सदुम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन का आधिक्य मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अपक्षेपित कर लेते हैं। आगे आगे बोला है कि अब क्या किया जाता है, अवक्षेप को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। बेरियम सल्फेट के द्रव्यमान से सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है। माना कि लिए गए कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना था, m ग्राम। आता है बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान आ जाएगा m1 ग्राम और 1 मोल बेरियम सल्फेट होता है 233 ग्राम बेरियम सल्फेट, यानी कि 32 ग्राम सल्फर होती है उसमें। तो बेरियम सल्फेट के m1 ग्राम में सल्फर की मात्रा आ जाएगी 32 इंटू m1g/233। तो सल्फर का प्रतिशत आ जाएगा, उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल विधि है। क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, सल्फर की मात्रा दे रखी है, देखिए सूत्र में मान रखेंगे, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विधि है फास्फोरस का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए फास्फोरस कार्बनिक यौगिकों की एक ज्ञात मात्रा को सदुम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे अमोनिया तथा अमोनियम मोलिब्डेनेट मिलाकर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट यानी कि NH4 का अल्टराइज PO4 12MO3 के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। अन्यथा फॉस्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिश्रण मिलाकर MgNH4PO4 के रूप में अवक्षेपित किया जा सकता है, जिसके ज्वलन से Mg2P2O7 प्राप्त होता है। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट क्या है, m1 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं NH4 का अल्टराइज PO4 12MOO3 का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 1877 ग्राम है। तो फास्फोरस का प्रतिशत आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मान रख देंगे तो कुछ इस फॉर्मूले में मान रखने से फास्फोरस का प्रतिशत आ जाएगा।
आगे बोला है कि यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो फास्फोरस का प्रतिशत आ जाएगा 62 इंटू M1 इंटू 100/222 इंटू M, कुछ इस प्रकार से, जहाँ Mg2P2O7 का मूल्य द्रव्यमान 222 U लिए गए कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान M। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है ये आपको सब बताया हुआ है। हाँ, तो अगली और अंतिम विधि है वह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसका आकलन किया जाता है, देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना कुल प्रतिशत 100 में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटाकर की जाती है। ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष आकलन निम्नलिखित विधि से भी किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा नाइट्रोजन गैस में के प्रवाह में गर्म करके अपघटित की जाती है। ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त कॉक पर प्रवाहित करने पर पूरी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण को उष्ण आयोडीन यानी कि पेंटा ऑक्साइड H2O5 में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और आयोडीन में उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर यौगिक दे रखा है, यौगिक ऊष्मा दे रखी है, ऑक्सीजन प्लस अन्य गैसीय उत्पाद। तो 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना लेगी 1373 केल्विन ट्वाइस ऑफ CO इंटू 5। कुछ इस प्रकार से इसको संतुलित कर लिया जाता है। संतुलित करने के बाद में समीकरण एवं कै को क्रम से 5 एवं 2 से गुणा करके समीकरण कै में उत्पन्न CO की मात्रा समीकरण कै में उत्पन्न CO की मात्रा के बराबर ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि यौगिक से निकली ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो आपको बोला है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक से निकली 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगी। तो माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान दे रखा है M ग्राम, तो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाएगी M1 ग्राम। तो M1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 32 इंटू M/88 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगी। तो यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है, इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, इसको आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बोला है कि ऑक्सीजन के प्रतिशत का आकलन आयोडीन की मात्रा से भी किया जा सकता है। आजकल कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का आकलन स्वचालित तकनीक की सहायता से पदार्थों की सूक्ष्म की माइक्रो मात्रा लेकर करते हैं। यौगिकों में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्वों का आकलन CHN तत्व विश्लेषण, जिसको आप बोलते हैं CHN एलिमेंटल एनालाइजर से करते हैं। इस उपकरण में पदार्थों की माइक्रो मात्रा 1 से लेकर के 3 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। हाँ, 1 से लेकर 3 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है तथा कुछ समय में इन तत्वों का प्रतिशत स्क्रीन पर आ जाती है। इन विधियों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के स्तर से ऊपर, यानी कि ये आपके क्या ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम अब तक पढ़ चुके थे क्या था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको कमेंट करके हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आगे आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमसे प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ गाइज, जो आपके दोस्त हैं अगर उनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। Thank you guys, thanks for watching this video, thanks a lot।